Hello and welcome. This is Samachar Pulse and you are watching Daily Current Affairs. So let's begin. देख लेते हैं डेली के डोज में हाइलाइट्स क्या हैं आज। तो हम यहाँ पे बात करेंगे हाइलाइट्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या जी से जो न्यूज़ आई है राम मंदिर इनॉग्रेशन को लेकर के। रामलला की जो अडल है वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 तारीख का दिन चुना गया है। उसको लेकर के अलग अलग तैयारियां शुरू से चलती आ रही हैं। काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इन बिटवीन अब 22 तारीख को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्यक्रम होने हैं वो अब स्टार्ट कर दिया गया है। बात करेंगे दूसरे न्यूज़ की, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ है। विवेक रामास्वामी जिन्होंने विड्रॉ कर लिया है यूएस प्रेसिडेंशियल रेस से अपना नाम। भारतीय मूल के अमेरिकन ये हैं और ये वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल चेहरा है। भारतीय मूल के प्रेसिडेंट के चुनाव में अच्छे खासे दावेदार थे, लेकिन इन्होंने अपना सपोर्ट दिया है यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। लेट अस सी क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं या नहीं, रिपीट होगा टर्म या नहीं, या बाइडेन ही आएंगे। दोनों ही तरफ की चीज़ें जो हैं वो इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे। हालांकि हमारे लिए कुछ खास होना नहीं है, जो है वो चलेगा और बेस्ट ही होगा। बट बहुत ज़्यादा अटकलें हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि वहाँ के अलग जो स्टेट्स हैं, लगभग 30 स्टेट, यूएस में 50 स्टेट्स हैं कुल मिला के। 30 स्टेट्स के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के क्रिटिसाइज़ करती है, बट जो फाइनल मैटर है दैट इज़ इन दी हैंड ऑफ कोर्ट। राइट नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। तो इटली के साथ जो भारत का फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा था, दैट इज़ ओलंपिक, वुमेन ओलंपिक, जिसमें भारत क्वालिफाई कर गया है। ये न्यूज़ रांची से अभी थोड़ी देर पहले आई है। अब हम बात करेंगे फीफा ओलंपिक से संबंधित, ये न्यूज़ था, गुड न्यूज़ था। बात करेंगे स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वुमेन लीडरशिप लॉन्च। कहाँ पे? तो ये स्विट्ज़रलैंड में ये जो मीटिंग चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डोवास के अंदर, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करने गए थे। और ये इंडिया का अपना इनिशिएटिव था, एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं लॉन्च, यानी सॉर्ट ऑफ होटल टाइप्स का एक था जिसको इनोग्रेट किया गया ना। हम बात करेंगे इसमें आगे बढ़ के। देखिए जो भारत की जो जीडीपी ग्रो हो रही है या भारत में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें वुमेन की क्या भूमिका है, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको शोकेस करना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पे। और यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे प्रेसिडेंट से लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर के हमारे अभी प्रेजेंट मिनिस्टर जो वहाँ प्रेजेंट है, सी इज़ ऑल्सो वुमेन। ये 54th एडिशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग का, जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात होनी है, जिसमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पे बात होनी है। देख रहे हैं आप, दो दो वॉर चल रहा है साइड बाय साइड। 2 साल से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। नाउ जो दूसरा वॉर है वो आपका इजराइल एंड हमास का इश्यूज चल रहा है। थर्ड फ्रंट खुला ही हुआ है, जिसको आप छद्म युद्ध के नाम से देख सकते हो, क्योंकि वो स्कैटर्ड वे में युद्ध हो रहा है। रेड सी, मतलब रेड सी की बात करिए, हूतीज़ की बात करिए, जो इतना हुएन क्राइम मचा चुके हैं। यूएस उस वॉर में इन नहीं करना चाह रहा है डायरेक्टली, मतलब वो जो है टिट फॉर ट्रैट कर रहा है। जैसे उधर से अटैक हो रहा है तो इधर से भी रिटेलिएट किया जा रहा है, यूएस एंड यूके। तो अगर वहाँ पे ये यूएस इन्वॉल्व होगा, यूएस में इलेक्शन भी है, इसलिए रेड सी में बस जवाबी कार्रवाई हो रहा है, हूती के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। थर्ड में भी एक स्ट्रॉन्ग वॉर जोन बन सकता है ताइवान, आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इस मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया है। 100 डेलीगेट्स भारत की तरफ से गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पे, जहाँ पे हम देखेंगे स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी सॉरी एंड अश्वनी वैष्णव। इसका थीम क्या था? इसका थीम था कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग, राइट, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग ट्रस्ट, emphasizing the focus on exploring the opportunities। तो ये थीम के साथ आगे हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से ग्लोबल मेकिंग में, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में, टेक्नोलॉजीज़ में किस तरीके का मतलब ट्रस्ट है आपस में, ये थीम है इस सबमिट का। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे ताइवान में 69% वोट के साथ, जिसकी अगर हम बात करें वोटर की संख्या अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 19 मिलियंस जो हैं वोटर्स ने वोट किया है। और जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ताइवान के, अब वो बन चुके हैं ताइवान के प्रेसिडेंट, दैट इज़ अ लाया चांग
ते। तो लाई चियांग ते इज़ अ प्रेसिडेंट जो कि बिलोंग करते हैं डीपीपी पार्टी, दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। अब ये पार्टी देखो, ये चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके अगेंस्ट काम करती है। अगेंस्ट काम करती इन द सेंस व्हाट? वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान, चाइना मानता है कि ये उसका पार्ट है, बट ताइवान कहता है कि वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है। हालांकि वर्ल्ड वाइड बहुत कम कंट्री ने ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया है। इंडिया ने भी एज अ कंट्री ताइवान को नहीं रिकॉग्नाइज किया है। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी जनरली कोई भी इलेक्शन होता है तो विनर को हमेशा वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पे इसको वो लोगों के सामने रखते हैं। बट ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। बिकॉज रीज़न बिहाइंड, क्योंकि भारत मानता है कि ताइवान ऑफिशियली ऑफिशियली, आई एम नॉट सेइंग कि पब्लिकली वी आर सपोर्टिंग कि ताइवान इज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री। अब मैं ये ऑफिशियली और पब्लिकली क्यों बोल रही हूँ समझिए। जैसे कि यूएसए है ना, तो यूएसए का अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि फ़िलिस्तीन के पक्ष में पूरा का पूरा सोशल मीडिया इंक्लाइंड है। अगेंस्ट इज़राइल नज़र आता है, प्रो फ़लस्तीन नज़र आता है। बट गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है? गवर्नमेंट इज़ प्रो इज़राइल है। तो जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो पेपर का ओपिनियन, आई मीन टू से कि गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं होता। समझ गए? जिस तरह से मालदीव और इंडिया का इशू, फॉर एग्जांपल मालदीव और इंडिया के जो पेपर वर्क है वो बहुत स्मूथ रिलेशन को दर्शाते हैं। इवन जो मीटिंग हुई थी सऊदी अरेबिया में जब गए थे, तो मीटिंग के दौरान भी मालदीव्स प्रेसिडेंट, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड पीएम मोदी की अच्छी खासी मीटिंग हुई थी एंड अलग अलग फैक्टर पे बात भी हुई थी। तो पेपर वाज ऑलरेडी क्लियर, बट नाउ वी आर सेइंग द सोशल मीडिया फ्लड ऑफ व्हाट? क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द मालदीव। तो यही चीज़ है, जो पेपर पे है वो हमेशा गवर्नमेंट का नहीं अप्रोच होता। नाउ हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। अब हम लॉन्ग आर्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पे हैं आंध्र प्रदेश से लेकर के केरला में। और हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने जो है स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है, व्हाट इज़ दैट? न्यू स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस। यहाँ पे ना जो टर्म है हमें इसे समझना है। स्टेट ऑफ आर्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ आर्ट एक ऐसा चीज़ होता है, मतलब टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट जो है थिंक भी बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल इंडिजिनस हो, वो बाहर से नहीं, वो खुद का सेल्फ मेकिंग, ग्रुप मेकिंग, मतलब वो उस पर्टिकुलर रीजन का मतलब डेवलप्ड हो, सेल्फ डेवलप्ड हो चीज़ को स्टेट ऑफ आर्ट कहते हैं। जो हमने किसी से अडॉप्ट नहीं किया हो, सेल्फ मेकिंग हो। तो स्टेट ऑफ आर्ट के तहत कैंपस नेशनल एकेडमिक ऑफ द कस्टम्स इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो है नारकोटिक्स के लिए इन्होंने इनोग्रेट किया आंध्र प्रदेश में। एंड उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूजा परफॉर्म भी किया एंड दर्शन भी किए। दैट इज़ अ वेयर, दैट इज़ अ गुरुवेयर टेम्पल। ठीक है। तो यहाँ पे तिरुपयार श्री रामास्वामी टेम्पल जो कि त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जो है नेशन वाइज काफ़ी सारे प्रोजेक्ट, 3 बड़े प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है, जिसकी वर्थ है 4,000 करोड़ रुपीस। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आइलैंड है कोची के अंदर, राइट, वहाँ पे ये फंक्शंस हुआ। दैट इज़ अ विलिंगडन आइलैंड। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू ड्राई डॉक फैसिलिटीज़, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटीज़, ठीक है, कोचिन सीप यार्ड, एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है। तो ये सब बड़े बड़े जो हमारे संस्था हैं उनको और अच्छा से बूस्ट करने के लिए ये सारी की सारी जो है फंडिंग की गई, और ताकि ये अच्छी तरीके से वर्क कर सके, वाटरवे को अच्छा स्ट्रॉन्ग हम कर सके। हमारी जो जीडीपी है, इससे स्टेट जीडीपी बढ़ेगी, तो स्टेट जीडीपी से अल्टीमेटली हमारी जो कंट्री की जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। नाउ बात करते हैं जो न्यूज़ में रही है मकर संक्रांति के दिन, जो कि मैं डिस्कस नहीं कर पाई थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। मकर संक्रांति के दिन प्रधानमंत्री जी जो है ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो अपने आवास पे, ठीक है, जो पुनुंगनर काव है, राइट, तो पुनुंगानूर काव बोलेंगे, तो पुनुंगानूर काव गाय की एक प्रजाति है जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के है। तो ये पुनुंगानूर गाय
को खाना खिलाते हुए, घास खिलाते हुए नज़र आएँ, काफ़ी चर्चा में रही ये गाय। अब ये गाय की जो प्रजाति है इसके बारे में बात करेंगे तो हम ये देखेंगे मूलतः इसका जो ओरिजिन है वो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से है। ये गाय जो होती है काफ़ी छोटी होती है। हाइट वाइज हम बताएं तो 70 से 90 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है और वज़न जो होता है 115 से 200 किलो के आसपास का होता है। इनका फीचर अगर हम देखें तो इनका जो फोरहेड होता है वो काफ़ी चौड़ा चौड़ा फोरहेड होता है। ये जो फोरहेड है वो चौड़ा होता है। इनकी जो सींगें होती हैं काफ़ी छोटी छोटी सींग होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी सींग नहीं होती, आप देख सकते हो। एंड इनकी इनका जो बॉडी है ना वो काफ़ी छोटा होता है और एकदम से डेयरी डेयरी के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं, मैंने डेयरी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होते हैं क्योंकि इनका जो काऊ डंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर द एग्रीकल्चर। ना हम यहाँ देखेंगे इनकी जो मिल्क देने की कैपेसिटी होती है वो प्रतिदिन 3 से 5 लीटर होती है। इनके मिल्क में ही बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के कारण ये आर्टिकल डिस्कस करना पड़ रहा है। वैसे एक बात बताती हूँ आपको जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे टेम्पल आंध्र प्रदेश में इंक्लूडिंग जो बहुत ही फेमस टेम्पल है तिरुपति तिरुमला टेम्पल, तिरुपति टेम्पल के नाम से जो फेमस है, वहाँ पे भी श्री अभिषेकम यानी कि जो स्नान होता है लॉर्ड विष्णु का, तो वहाँ पे भी इसी गाय के दूध का यूज़ होता है। और एक गाय की जो दाम है वो 1 लाख से 10 लाख के आसपास की होती है। अब हम बात करें इसके, ये जो गाय है इनके दूध में है गोल्ड प्रेजेंट। हाँ बिल्कुल घबराइए मत, जो गोल्ड है जिसका केमिकल सिंबल AU, ये इनके दूध में पाया जाता है। देखो ऐसे गाय के दूध को बहुत ही प्योर माना जाता है क्योंकि गाय के दूध में 21 ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो माँ के दूध में पाए जाते हैं, इसीलिए गाय के दूध को माँ के दूध का दर्जा दिया गया है। वैसे जो बफेलो का दूध होता है या भैंस का दूध जिसे कहते हैं, वो दूध में वैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते, मेजर 4 ही पाए जाते हैं और जिनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है वही डाइजेस्ट कर सकते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं। तो दैट्स वाई जो प्रेफरेंस मिलता है वो हमेशा गाय के दूध को मिलता है। बट यहाँ पे कुछ अलग ही, यहाँ दूध में सोना है भाई। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे काफ़ी हाई परसेंटेज है न्यूट्रिशंस का। 3 से 4% यहाँ पे एकदम से जो इंडिजिनस ब्रीड है, मैंने जो बिल्कुल किसी आर्टिफिशियल वो से नहीं, बिल्कुल जो इंडिजिनस ब्रीड है उनमें ये चीज़ पाई जाती है। 8% प्रोटीन पाया जाता है और यहाँ पे ओमेगा फैटी एसिड भी पाया जाता है, कैल्शियम। ओमेगा फैटी एसिड माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैल्शियम बोन के लिए, फॉस्फोर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, राइट। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नरिशमेंट वाली चीज़ें पाई जाती हैं दूध के अंदर। मेडिसिनली वैल्यू भी इनका काफ़ी अच्छा है ओवरऑल हेल्थ के लिए। देखो ये जो है ना मतलब ये जो गाय है बिल्कुल ये अगर कम पानी है वहाँ भी रह सकती है। इनकी ऐसी कैपेसिटी है कि ना ये कम पानी और कम घास वाले जगह में भी ये रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मतलब कंजम्पशन कम है और जो इनका प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई है। टेम्परेचर वाइज भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ठंड टेम्परेचर चाहिए या बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में ईजिली सर्वाइवल कर सकते हैं। बहुत जल्दी इनमें कोई बीमारियां नहीं होती, ये बहुत डिजीज़ रेसिस्टेंस है, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है। आगे देखेंगे यहाँ पे इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे उपाय लगाए हैं। हाइब्रिड कैटल के थ्रू इनकी जो प्रोडक्शन है, दूध देने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई। मिशन पुनागनूर, राइट, गाय का नाम है थोड़ा सा अलग है, तो इट्स अ पुनागनूर काउ। और उसके लिए ये पुनागनूर मिशन 2020 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था, जिसमें हम देखेंगे 69.39 करोड़ रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट करके IVF टेक्नोलॉजी के द्वारा ब्रीडिंग कराई गई। तो IVF टेक्नोलॉजी ब्रीडिंग के लिए ही यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे कि इस मिशन को जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला 5 साल में, जो गाय की परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ी। इवन जो PMO है यानी प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है वो भी इस गाय की प्रिजर्वेशन में जो है अपनी भूमिका
अदा किया है। बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था मीटिंग के बारे में, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को डिटेल से हम जान लेते हैं। एनुअल समिट हमेशा डोवास में होती है, स्विट्ज़रलैंड में। वैसे हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड के डोवास में मीटिंग होती है, बट हेडक्वार्टर इज़ इन जिनेवा। ये एक इंटरनेशनल नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन फॉर प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये कोई पैसा जनरेट नहीं कर रहा है, राइट। इनका फ़ोकस क्या होता है? फ़ोकस होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, माने अलग-अलग, जैसे गवर्नमेंट है ना? उनकी जो सरकारें हैं, अलग-अलग देश की जो अलग-अलग प्राइवेट बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्क करने वाले हैं, उन सबको बुलाना, गेट टुगेदर करवाना एक मंच पे। ये जो है 1971 में ये जर्मन के इकोनॉमिस्ट थे, प्रोफेसर थे, दैट इज़ क्लास सचवाब, ठीक है? तो इनके साथ मिलके ये जो है कोलैबोरेट हुआ था, और यहीं से जो है ये शुरुआत हुई कि कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ग्लोबल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, विशेषता इकोनॉमी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, और एक कंट्री जब दूसरे कंट्री का सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा, मतलब परसिस्टेंट प्रॉब्लम बन जाएगा, पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएंगी, तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो दैट्स वाई फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी WEF की, वो हुई थी मतलब 50 साल बाद हम बात कर सकते हैं, मतलब 50 इयर्स लग गए थे। तो वो हुई आज से 50 साल पहले, जो है आपके स्विट्ज़रलैंड के डावोस में। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है उसके बाद से ये एनुअली मीटिंग होनी शुरू हो गई। एंड इसमें बिज़नेस से लेकर के, जैसा मैं बता चुकी, गवर्नमेंट, सोशल सोसाइटीज़ के जो लोग होते हैं वो सब आते हैं और अपना ब्रेन स्टॉर्म सॉल्यूशन देते हैं, माने दिमागी उपज जो बोलते हैं ना, उससे सॉल्यूशन निकालते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो फॉर्म है ना, ये यूएस मैनेजमेंट प्रैक्टिस और इन सब के साथ मिलकर के ये सब अलग-अलग फॉर्म हैं। ये सब भी ना छोटे-छोटे, बड़े-बड़े अलग-अलग फॉर्म है जो अपने देश के स्तर पे इकोनॉमी इश्यूज़ को सुलझाती, तो एज़ मच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। ना इसके बाद हम बात करेंगे तो मेंबर नेशन 1975 की अगर हम बात करें तो उस समय 1000 पार्टिसिपेटरीज यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे, जो अलग अलग ग्रुप से थे, बेसिकली कंपनीज़ के थे 1000। और यहाँ पे हम देखेंगे ग्लोबल डिप्लोमेसी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये लोगों को बुलाते हैं, आपस में एंगेज कराते हैं, टेंशन्स को जो है डिफ्यूज़ करते हैं। तो ग्लोबल डिप्लोमेसी में इनकी बड़ी भूमिका है। हिस्टोरिक मीटिंग की बात करें, जो अभी तक की हिस्टोरिक मीटिंग है वो जर्मन में हुई थी, जर्मन रीयूनियनिफिकेशन की मीटिंग। लेकिन पता है नाम है जर्मन रीयूनियनिफिकेशन, डिस्कशन उस पे हुआ था, बट इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेट किए थे वो दो बिछड़े भाई आई कैन से, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग में यहाँ पार्टिसिपेट किए थे, राइट। अब जो हम कहते हैं ना G20, तो ये जो G20 है ये पैदा भी यहीं से हुआ है। यहीं से G20 का आइडिया आया कि वर्ल्ड लेवल की जो 20 बड़ी इकोनॉमी है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए। तो G20 का बर्थ भी यहीं से हुआ है। अब क्या-क्या फंड करती है WEF की फंडिंग क्या है? WEF जो है वो फंड करती है अलग-अलग चीज़ों में, अलग-अलग जगहों पे। टिपिकल ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ एंड एनुअल टर्नओवर इनका जो है वो $5 बिलियन का है। एनुअल टर्नओवर इन द सेंस ये जो फंडिंग करते हैं अलग-अलग संस्थाओं को, है ना? वो लगभग 5 लाख सॉरी $5 बिलियन का है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका जो अदर क्या-क्या फंडिंग है वर्ल्ड लेवल पे, जो और क्या-क्या इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स ये पब्लिश करती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो WEF की जब मीटिंग हो जाती है तो इसका प्रभाव क्या रहा है उसके लिए एक डिस्कशन पेपर ये पब्लिश करते हैं, ग्लोबल रैंकिंग ये पब्लिश करते हैं, जिसमें ये इन मतलब वर्ल्ड वाइड कौन सा देश का क्या रैंकिंग है इकोनॉमी के नज़र से उसको इंडिकेट करते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसा है वो रिपोर्ट ये पूछा जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? 100 बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इवन हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अलग-अलग एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ना हम बात करते हैं इंडिया की जो आर्मी है
उनका ऑपरेशन जो कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन में चला, ये ऑपरेशन क्या था? तो सद्भावना ऑपरेशन, ऑपरेशन सद्भावना इनिशिएट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर रीजन में, लद्दाख रीजन में। क्या चीज़ के लिए? एड्रेस करने के लिए कि पीपल जो लोग हैं उनका इफेक्ट कैसा प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर टेररिज्म का, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म था। इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है? तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, जिसमें जो आर्मी है वो स्कूल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, एजुकेशन में, टूर्स में, चिल्ड्रन को जो रिमोट एरिया में रहते हैं उनको घुमाने उमाने ले जाना, पढ़ाना, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में वर्क करते हैं। फोकस एजुकेशन पे बेसिकली है, क्योंकि सद्भावना के तहत एजुकेशन को ही बूस्ट करेंगे तभी तो, मतलब जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। वही मतलब मैं बता रही हूँ ना, ये वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना, जितने भी वॉर हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सब में पाकिस्तान क्या हुआ है? हारा है, लेकिन वहाँ पढ़ाया क्या जाता है कि नहीं, पाकिस्तान जीता है। तो इसीलिए ना वहाँ के जो बच्चे होते हैं ऐसे आग उगलते रहते हैं, ठीक है ना। वही बात हो गई। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वही है, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करना है, वुमेन एम्पावरमेंट करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ाना है। तो इस तरीके से ये काम है। इसमें जो है कोलैबोरेटिव अप्रोच के अंतर्गत हम देखेंगे कि माने जो अप्रोच हो रहा है, माने क्या-क्या जो है हमारी आर्मी कर रही है, उनका अप्रोच क्या है। तो लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो लोकल एस्पिरेशंस है, एस्पिरेशनल माने आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ ना एक योजना हुई थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, राइट, जो नीति आयोग की थी। जो पिछड़ा हुआ जो एरिया है उसको डेवलप करना है। तो अगर हम बोलेंगे जो पिछड़ा हुआ है यानी कि वो डेवलप नहीं है, तो अगर हम बोलेंगे ये डेवलप नहीं है या पिछड़ा हुआ एरिया है उसको डेवलप करना है, तो पिछड़ा हुआ वर्ड उसको ना बहुत डाउन फील कराता है। तो पिछड़ा हुआ है लेकिन उसमें डेवलप करने की संभावना है, इसीलिए एस्पिरेशनल वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसके तहत जो है हमारी जो आर्मी है इन्होंने गोद लिया था टोपा पीर विलेज, है ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाएगा टोपा पीर विलेज कहाँ का है, ठीक है। तो ये लोकल जो हमारी ये विलेज है इसको अडॉप्ट किया गया था आर्मी के द्वारा, और इसको एक मॉडल गांव बनाना था, ठीक है, जिसमें अच्छे स्कूल्स होंगे, कम्युनिटी लेवल पे डेवलपमेंट की जो भी सुविधाएं हैं वो अवेलेबल होंगी, राइट। तो इस तरीके से चीज़ थी। आर्मी जो है हमारी वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थी कि जो डेथ हो रहा है, कंट्रोवर्शियल एक्सीडेंट हो रहा है, या वटेवर जो भी कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना। कम्युनिटी जो रिलेशंस आपस में जो भी लोग रह रहे हैं, है ना, उनका चाहे वो गुज्जर हो या बकरवाल कम्युनिटीज़ हो, वहाँ पे वही कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं, तो उनका ध्यान रखना। एलओसी जो लाइन है हमारी, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत ही सिग्निफिकेंटली तरीके से हैंडल करना और उनका डेवलपमेंट करना, ये एम था। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी न्यूज़ है ब्लैक मोलेसिस के बारे में। ब्लैक मोलेसिस को खरपतवार आप कह सकते हैं, जो अपने आप ही उपज जाते हैं, लेकिन ये खरपतवार तो है बट है ये सोना। अब देखिए क्या है, गवर्नमेंट ने 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है ब्लैक मोलेसिस पे। ये जो है क्या, आप समझिए, देखिए जो ब्लैक मोलेसिस है ना, तो इस पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जब आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि उस चीज़ का जो दाम होता है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाता है और उसकी जो मांग होती है वो घट जाती है। कायदे से जिस चीज़ को सरकार बेचना नहीं चाहती उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है। इंपोर्ट ड्यूटी जो हमारी एडिबल जो खाने वाली जो तेल है उस पे घटी है और इसको कंटिन्यूअसली मार्च तक रखना है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो बाय प्रोडक्ट है, शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है, दैट इज़ मोलेसेस, ठीक है, ब्लैक मोलेसेस। शुगर केन का माने गन्ना है ना, गन्ना गन्ना का बाय प्रोडक्ट होता है। जैसे जब उसको बनाया जाता है तो भी वो क्या बोल सकते हैं उसको, जब गन्ना काटा जाता है और गन्ना काट के जब उसे चीनी या गुड़ बनाया जाता है तो उस समय ये मोलेसिस बन जाते हैं। और ये मोलेसिस जो है आप समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक तरह का रॉ मटेरियल अल्कोहल के प्रोडक्शन में। जो ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने नोटिफाइड किया है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे तो ये चीज़ हमारे देश में ही रहेगी और इसको हम डोमेस्टिक लेवल पे ज़्यादा अवेलेबल करा पाएंगे। और हमारा जो मिशन है, राइट, हमारा जो मिशन है कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर है उसको बूस्ट कर सके, हम इसको यूज़ कर सके अपने देश में एज अ क्रूड ऑयल,
राइट? तो कैसे उसका कन्वर्ज़न हो सके क्रूड ऑयल में, कैसे इसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ मिला कर के बेच सकें और मतलब किस तरीके से हमारा कार्बन इमिशन कम हो, ये ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे किया है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है, मतलब एक होता है ना गिव एंड टेक मेथड, तो जो देश हमारे साथ जो एडिबल तेल है वो हमें कम दर पे देगा तो हम भी उसे क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जो हमारा ब्लैक मोलेसेस है। तो इस तरीके से एक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे ये ब्लैक मोलेसेस हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है। तो इस काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है इसके अंदर। अब इसको ना वैसे मत ले लेना कि मैम इससे तो अल्कोहल निर्माण होता है, मतलब अल्कोहल तो बहुत अच्छा हो गया फिर न्यूट्रिशन के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है रिच होता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन सी, ये सभी जो एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एनीमिया से लड़ने में भी हेल्प करता है और ये जो बोन होते हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर फॉल को भी कम करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसको बाहर नहीं जाने दिया जाए और इसको देश के अंदर ही रखा जाए, इसलिए 50% इस पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और हमारी जो सरकार है वो इसको क्रूड ऑयल के साथ मिला करके और वहाँ पे मिक्सचर करके उसको बेच करके और हमारा जो इन्वायरमेंट का इश्यूज है उसको भी दूर करने का वो करती है। हालांकि इसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि ये गन्ना का बाय प्रोडक्ट है, शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है। तो शुगर केन के कल्टीवेशन में लगता है लॉट्स ऑफ वाटर। तो इतना सारा पानी खपा करके अगर आप इस प्रोडक्ट का क्रूड ऑयल में यूज़ करते हो और फिर उससे आपका जो व्हीकल्स है वो चलते हैं, पॉल्यूशन कम होता है, तो ऑन द कॉस्ट ऑफ वाटर you are going to down the pollution rate. Is that okay for us? राइट? ये डिस्कशन का विषय है, आसान नहीं है, एक भाषा में इसको, एक लाइन में इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। दिस इज़ अ मैटर, बट हमें और भी चीज़ों पे फोकस करेंगे, और भी चीज़ों को हम देखेंगे तो ये मैटर बहुत बड़ा नहीं नज़र आएगा। अगर हम वाटर मैनेजमेंट को, वाटर स्टोरेशन को, अगर अपना फॉरेस्ट को ठीक करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। चलिए, सो दिस इज़ दी आज का न्यूज़ एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर